हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ क्या था, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ठीक है, और इस शिक्षा का जो सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ेंगे, और बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, और बौद्धकालीन जो शिक्षा थी इसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में, और वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कुछ लाइनें दिया, उसको अच्छे से देख लेते हैं। शिक्षा चूंकि जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा क्या आपकी है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। जब तक आप जीवित हैं तब तक शिक्षा के द्वारा कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं। इसलिए इसमें समय स्थान के साथ परिवर्तन होना एक स्वाभाविक घटना है। ठीक है, समय के साथ साथ स्थान का इसमें परिवर्तन होना क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया या घटना है। समय के साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो संकीर्णता आ गई थी उसने ही एक नई शिक्षा प्रणाली के लिए द्वारा खोजे हुए बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आप लोग इससे पहले कौन सी थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, उसमें जो भी कुछ असमानताएं थी, ठीक है, उसी को दूर करने के लिए आपकी नई जो शिक्षा प्रणाली आई थी, कौन सी आई थी, बौद्ध शिक्षा। ठीक है, चलिए इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी क्या क्या मत है उनको बारे में देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। ठीक है, जो बौद्ध शिक्षा थी ये क्या थी, जो इससे पहले की शिक्षा वैदिक शिक्षा थी जो ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से जानी जाती थी, इसका एक क्या है, ये परिवर्तित रूप था। इसका अर्थ के बारे में हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहलाती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, बौद्ध धर्म में उसके प्रचार के लिए जो विकसित की गई थी शिक्षा प्रणाली उसी को क्या बोलते थे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली बोलते थे। महात्मा बुद्ध, ठीक है, प्राचीन नाम क्या था उनका, सिद्धार्थ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। जो महात्मा बुद्ध थे वो कौन थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे या संस्थापक उसको आप बोल सकते हैं। चलिए इस शिक्षा का उद्देश्य हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी का पक्षधर था। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या था, मध्यम मार्गी का पक्षधर था। इसलिए उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका मकसद शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ठीक है, जो बौद्ध शिक्षा था उसका जो उद्देश्य क्या था, ठीक है, कि हर एक वर्ग तक, वो किसी भी वर्ग का है, ठीक है, या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या वैश्य हो या शूद्र हो, वो हर एक व्यक्ति तक क्या हो, शिक्षा पहुंचे। उसमें किसी भी जाति धर्म लिंग वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं था। किसमें दोस्तों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। और कुछ पॉइंट देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा बालक के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। ठीक है, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें किस पे जोर दिया जाता था, बालक के शुद्ध चरित्र के ऊपर। सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो सात्विक जीवन से ही जीवन में आप सादा विचार या उच्च विचार का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। और जो आपका तीसरा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी ताकि वह समान का योग्य नागरिक बन सके। ठीक है, समान योग्य नागरिक बन सके। ठीक है, एक ही नहीं रहेगा। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा में क्या है, बालक के अंदर सामाजिक, ठीक है, सामाजिक कुशलता के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता था ताकि वह बालक समान योग्य नागरिक बन सके। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं इसमें। बौद्ध धर्म केवल भारत में नहीं विदेशों में भी फैला। ठीक है, जो आपका बौद्ध धर्म था भारत में तो था ही, साथ साथ अन्य देशों में इसका विस्तृत हुआ या विस्तार हुआ। इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना था। ठीक है, इसका ये जो शिक्षा का एक और भी लक्ष्य था, क्या था, राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार एवं संरक्षण दोनों करना था। और देखो तो इसमें बौद्ध एक धर्म था और धर्म का आध्यात्मिकता से निकट संबंध होता है। ठीक है, बौद्ध क्या था, एक धर्म था और धर्म का किससे दोस्तों,
आध्यात्मिकता से एक निकट संबंध होता है। ठीक है, अतएव बौद्ध धर्म का अंतिम व प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतिम व प्रमुख लक्ष्य क्या था? सत्य की खोज करना, मतलब निर्वाण की प्राप्ति करना। बौद्ध युगीन शिक्षा में इस लोक की तैयारी के साथ परलोक की चिंता को भी स्थान दिया गया था। ठीक है, जो बौद्ध युगीन जो शिक्षा थी, इसमें इस लोक की तैयारी का तो वर्णन था ही, साथ साथ जो परलोक की चिंता को भी इसमें स्थान दिया गया था। और देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने एक उपदेश दिया था, अपनी बातों को कहे थे कि यह संसार क्या है? दुख में वह क्षणिक है। ठीक है, दुख में यह क्षणिक है, इसके विपरीत परम तत्व ईश्वर सत्य है। ठीक है, इसके अब विपरीत देखा जाए, जो परम तत्व जो आप ईश्वर हैं वही सत्य है, और इस संसार में क्या है? संसार क्या है? दुख में और क्षणिक है। उसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, जो इस संसार में, ठीक है, क्या है? ईश्वर है, यही सत्य है, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव क्या होना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। और देखते हैं इस शिक्षा की विशेषताएं। बौद्ध युग में प्रारंभिक शिक्षा की कुछ मूलभूत बातें थी जिनका उल्लेख निम्नवत है। ठीक है, जो बौद्ध युग में प्रारंभिक शिक्षा की कुछ मूलभूत बातें थी उसका उल्लेख निम्नवत है। चलिए उसको हम लोग अच्छे से एक एक लाइन करके देखेंगे। शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। ठीक है, शिक्षा क्या थी? सार्वभौमिक थी, सबके लिए थी, इसमें किसी भी जाति के या किसी भी धर्म के लिए कोई भी बंधन नहीं था कि आप शिक्षा नहीं कर सकते। हर एक वर्ग के लिए इसमें शिक्षा का प्रावधान किया गया था। सेकेंड पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी यह क्या थी? आपकी एकदम निःशुल्क थी। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। ठीक है, जो आपकी बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें जो आपका शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र कौन सा होता था? वह संघ होता। ठीक है, जिसका प्रशासन व प्रबंध योग्य अनुभवी व्यक्ति करता था। ठीक है, इसका जो प्रशासन या प्रबंध इसके योग्य जो होता था, कौन होता था? वह अनुभवी व्यक्ति होता था, वही एक कार्य करता था। शिक्षा को राजा का संरक्षण प्राप्त होता। ठीक है, वहाँ उस समय के जो राजा थे उनको शिक्षा का जो संरक्षण था उनको प्राप्त था, किंतु नियंत्रण नहीं था। ठीक है, संरक्षण था लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं था। संघ के अपने नियम कानून होते थे। ठीक है, जो उस शिक्षा व्यवस्था का जो संघ होता था उसके अपने नियम कानून होते थे, और उन्हीं का उस शिक्षा पर क्या था? नियंत्रण था। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का माध्यम जन भाषा था। ठीक है, पाली की भाषा, शिक्षा का माध्यम क्या था? जन भाषा था। यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण था। ठीक है, वो जन भाषा जिसको आप पाली के रूप में जानते हैं, और ये क्या था? उस समय की शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता थी। ठीक है, ये मुख्य कारण था लोकप्रियता का। ठीक दोस्तों, आप देख लेते हैं। और शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, कैसे? जनतांत्रिक जो सिद्धांत है उस पर आधारित थी। निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते थे। ठीक है, जो उसमें जो जो निर्णय थे, मतदान किसके और ज्यादा मतदान है उसी पर निर्णय लिया जाता था। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, उसमें जो बौद्ध शिक्षा थी, जैसे वैदिक शिक्षा में संस्कार को महत्व दिया जाता था, उसी तरह बौद्ध शिक्षा में भी संस्कार को महत्व दिया जाता था। धम्म संघ गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता था। ठीक है, जो धम्म संघ था उसमें गुरु की महत्ता को क्या किया जाता? स्वीकार किया जाता था कि गुरु श्रेष्ठ है। और देख लेते हैं, बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक विशेषता यह थी। ठीक है, जो बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक विशेषता यह थी कि शास्त्रीय विवाद छात्र समय समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है, जो शास्त्रीय विवाद था उस पर छात्र समय समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर क्या करते थे? विचार विमर्श करते थे, और ज्ञान का क्या करते? संवर्धन करते थे। ठीक है, उससे किसी भी एक
बात पे आप डिस्कस करेंगे कुछ छात्र मिलके, तो उस पर क्या होता है, ज्ञान का संवर्धन होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जो बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी। चलिए कुछ लाइनें इसको अच्छे से देखते हैं। बौद्ध युग की शिक्षा का प्रारंभ 6 या 8 वर्ष से माना जाता था। जो बौद्ध शिक्षा युगीन था उसमें आपको शिक्षा कब प्रारंभ की जाती थी, 6 से 8 वर्ष के बीच में माना जाता था। शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करता था। ठीक है, बौद्ध कालीन में जो शिक्षा का मूल केंद्र क्या होता, मठ होता था। ठीक है, मठों में शिक्षा दिया जाता था। उसमें प्रवेश करने से पहले बच्चे का पूर्वजा संस्कार किया जाता था। ठीक है, जब बच्चा अपना प्रारंभिक शिक्षा शुरू करता था तो उस समय मठ में प्रवेश से पहले एक संस्कार किया जाता था, उसका नाम पूर्वजा संस्कार। ठीक है, वह अपने सिर के बाल मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था। जो आपका प्रवज्जा संस्कार था, इसके अंतर्गत क्या होता था कि वो बालक का जो मुंडन होता था, ठीक है, जो सिर के बाल है उसको हटा दिया जाता था और पीले वस्त्र वो बालक धारण कर लेता था और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए वो गुरु से क्या करता था, अपने गुरु से प्रार्थना विनती करता था। प्रार्थना अगर स्वीकार हो जाने के बाद वह क्षत्रिय का अनुसरण करता था। ठीक है, वो कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, वो जो 3 थे कौन से थे, पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि, आपका दूसरा था धम्मम शरणम गच्छामि, आपका तीसरा था संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, इन तीनों लाइनों का वो क्या करता था, अनुसरण करता था। और देख लेते हैं, प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। ठीक है, जो प्रवज्जा संस्कार पूरा हो जाने के बाद उस समय वो छात्र को श्रवण या सामनेर या सिद्ध विहारक के नाम से आप जानते थे या कहा जाता था। छात्रों को 6 माह तक सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। ठीक है, प्रवज्जा संस्कार के बाद सर्वप्रथम बालक को 6 माह तक उसमें एक सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी होती थी, उसी को पढ़ना पड़ता था, जिसमें वर्णमाला के कितना अक्षर थे, 49 अक्षर थे। इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। ठीक है, ये जो होता था इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं का क्या करता था, ज्ञान प्राप्त करता था। चलिए उस 5 विधाओं के बारे में देख लेते हैं। शब्द विद्या, शिल्प, स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। ठीक है, अब चलिए कुछ और लाइनें देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी वो कितने वर्ष तक चलती थी, वह 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में उप संप्रदाय संस्कार होता था। ठीक है, जब 12 वर्ष वो शिक्षा चलती थी तो उसके बाद बालक कितने वर्ष का हो जाता था, 20 वर्ष का। ठीक है, उस समय कौन सा संस्कार, उप संपदा संस्कार होता था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 9 भिक्षु 10 नियम के पालन का संकल्प लेता था। जो आपका 20 वर्ष में कौन सा होता था, उप संपदा संस्कार होता था। इसमें जो भिक्षु होते थे 9 भिक्षु, वो 10 नियम के पालन का संकल्प लेते थे। चलिए वो 10 नियम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, आज के समय में बहुत ही मुश्किल है कोई इसको 200 को पूरा कर ले। चलिए पहला देखते हैं, जीव हत्या न करना। ठीक, किसी भी आप जीव की हत्या नहीं करना। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है चोरी न करना। तीसरा है शुद्ध रहना। ठीक है, आप शुद्ध, आपकी जो विचार है वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, असत्य न बोलना। ठीक है, असत्य न बोलना, आप किसी बात पे अपने विचार को सत्य रूप से रखना। ठीक है, मादक पदार्थ का प्रयोग न करना, मतलब कोई भी आप नशीली पदार्थ है उसका आप सेवन नहीं कर सकते हैं। समय पर भोजन करना। ठीक है, एक समय का उन लोग का टाइमिंग था कि सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन कर लीजिए। ठीक है, वो नियम होता था। नित्य संगीत तमाशा से दूर रहना।
आपका नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। ठीक है, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, इसीलिए दोस्तों उस समय जो स्त्रियां थी वो भी अपना बाल का मुंडन करा के रहती थी। भूमि शयन करना। ठीक है, आप भूमि पर पड़ना, आपको ये गद्दा रजाई इन सब पे मखमलों पे नहीं सोना था, आपको भूमि शयन करना था। स्वर्ण चांदी दान न देना, सूर्य न लेना। ठीक है, स्वर्ण और चांदी कोई आपको दान दे रहा है, आप उसको त्याग कीजिए, नहीं लीजिए। चलिए और देखते हैं इसमें 12 मार्च का एक शिक्षण सत्र होता था। पठन पाठन प्रातः काल से मध्याह्न और पुनः भोजनादि क्रिया के बाद शाम काल से पूर्व तक चलता था। ठीक है, इसमें बताया जाए कि 12 मार्च का एक शिक्षण सत्र होता था। ठीक है, 12 मार्च का एक शिक्षण सत्र होता था। जो पठन पाठन का कार्य वो प्रातः काल से, ठीक है, तो प्रातः काल से लेकर मध्याह्न के बीच होता था और पुनः जब भोजन ग्रहण शाम करने के बाद शाम काल से पूर्व तक चलता था। ठीक है, शाम काल से पूर्व तक चलता था। अवसर के अनुसार अवकाश भी होते थे। ठीक है, कुछ ऐसे अवसर होते थे जिसपे अवकाश भी होता था। ठीक है, उस दिन शिक्षा का काम नहीं होता था। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण कार्य मठों में किया जाता था। ठीक है, जो शिक्षण कार्य है वो मठ के अंदर किया जाता था। जो बड़े बड़े भवन हुआ करते थे जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था थी। ठीक है, उस समय का जो मठ थे वो कैसे थे, बड़े बड़े भवन के रूप में हुआ करते थे जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षुओं के रहने की क्या थी, व्यवस्था थे। गुरु शिष्य रहा करते थे। ठीक है, गुरु और शिष्य उस मठ में रहा करते थे। भारत के इतिहास में बौद्ध विहार सर्वप्रथम संगठित संस्था थी। ठीक है, भारत के इतिहास में कौन सा था, बौद्ध विहार सर्वप्रथम संगठित संस्था थी। इसमें खाने पीने रहने की व्यवस्था थी। बौद्ध काल के उत्तरार्ध कुछ विहार मठ सामान्य विद्यालयों की तरह कार्य करने लगे। ठीक है, और जिससे विद्यार्थी अपने घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। बाद में कुछ सामान्य विद्यालयों की तरह कार्य होने लगे जिसमें विद्यार्थी अपने घर पर रहकर भी वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। आप देखते हैं नोट में बौद्ध कालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था उसके बारे में देख लेते हैं। तक्षशिला था। ठीक है, जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला, उदयनपुरी, काशी, मिथिला एवं जगदला, ये सब क्या थे, बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, और देख लेते हैं पाठ्यक्रम में इस शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक व व्यवहारिक था। कैसा था, सैद्धांतिक और व्यवहारिक था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, जो धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का होता था और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्लविद्या, शिल्प कला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। आप देखते हैं हम लोग शिक्षण विधि कैसी थी, मौखिक थी। ठीक है, शिक्षण का माध्यम जन भाषाएं व पाली थी। जो शिक्षण का माध्यम था जन भाषा थी वहाँ की, जिसको पाली के रूप में जानते थे। ठीक है, मैंने इससे पहले बताया था आपको। बुद्ध ने कहा भी, ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपने स्वयं की भाषा में सिखाने की आज्ञा देता हूँ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि ओ शिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में सिखाने की आज्ञा देता हूँ। ठीक है, उसमें रचने पर, ठीक है, जो रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था जो बौद्धकालीन शिक्षा में, और व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधियाँ महत्वपूर्ण स्थान था। उसमें जो व्याख्यान विधि या वाद विवाद जो विधि थी वो महत्वपूर्ण थी। और देख लेते हैं अवसरों, प्रदेशाटन, विशेषज्ञ वार्ता सम्मेलन व प्रकृति निरीक्षण का प्रयोग होता था। उस समय भी ये सब कार्य होते थे। कला कौशल की शिक्षा कारीगरी के साथ रहकर छात्र सीखते थे। ठीक है, उसमें कला कौशल की भी और जो कारीगरी की भी शिक्षा थी वो छात्र रहकर सीखते थे। गुरु शिष्य का संबंध कैसा था देख लेते हैं। गुरु शिष्य संबंध स्नेहपूर्ण था। शिष्य का पवित्र कर्तव्य था वह गुरु की सेवा करे। ठीक है,
गुरु और शिष्य का संबंध स्नेहपूर्ण था और उस समय जो शिष्य का पवित्र कर्तव्य क्या था, वो अपने गुरु की सेवा करे, उनकी दिनचर्या का ख्याल रखे, साफ सफाई, भिक्षा द्वारा भोजन व्यवस्था करे। ठीक है, भिक्षा द्वारा अपने गुरु का भोजन की व्यवस्था करे और गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु भी छात्र के प्रति पितृवत दायित्व निभाता था। ठीक है, जैसे एक पिता अपने बेटे के प्रति अपना दायित्व निभाता है, उसी तरह उसमें जो गुरु थे अपने शिष्य के प्रति वो दायित्व निभाते थे। उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए ज्ञान देता था। ठीक है, जो शिष्य के लिए गुरु क्या करता था, उसकी मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार उसको ज्ञान देता था, समाज में रहने योग्य बनाता था। गुरु का कर्तव्य था वह उच्च आदर्श प्रस्तुत करे और सादा जीवन व्यतीत करे। ठीक है, उसमें गुरु का कर्तव्य क्या था कि वह उच्च आदर्श प्रस्तुत करे और सादा जीवन व्यतीत करे। और स्त्री शिक्षा को उसमें क्या था देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षुओं के रूप में प्रवेश लेने वाली महिलाओं को विमाता प्रजापति गौतमी थी, ठीक, जो उनकी मौसी थी। ठीक है, और उसमें भी स्त्री शिक्षा को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला और संघ में प्रशिक्षुओं के रूप में भी उनको प्रवेश मिला। और जो पहली महिला भिक्षु थी वो कौन थी, वो प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। मध्य बिहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भी भिक्षुणी के नाम से उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। जैसे भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती थी उसी तरह स्त्री को भी शिक्षा दी जाती थी। और समालोचन में देखते हैं गुण और दोष। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुण। बौद्ध शिक्षा का गुण क्या था। बौद्ध शिक्षा केंद्र अत्यंत सुव्यवस्थित थे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बौद्ध शिक्षा केंद्र सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन देती थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बौद्ध शिक्षा केंद्र पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा विषय का अनूठा संग्रह उपलब्ध था। नेक्स्ट देखते हैं, जन भाषा का शिक्षा में प्रयोग लोकप्रियता का कारण था। ठीक है, वहाँ की जो जन भाषा थी उसमें उस भाषा का प्रयोग होता था जिसके लिए वो वहाँ का लोकप्रिय था। ठीक है, अब देखते हैं इसके दोष। स्त्री शिक्षा का सार्वभौमिकरण न हो पाया था। ठीक है, उतना रूप से इसका विस्तार नहीं पाया था। कुलीन स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण करती थी। नेक्स्ट है लौकिक विषयों की उपेक्षा। ठीक है, जो लौकिक विषय थे उन विषयों की उपेक्षा किया गया था। और नेक्स्ट है आजीवन ब्रह्मचर्य ने विषयों को विशालता की ओर धकेलना शुरू किया। ठीक है, आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन था उसमें कुछ भिक्षुओं की विशालता की ओर धकेलने का कार्य शुरू हो गया। ठीक है, और मठ जो बिहार थे उनका क्या हो गया, उन्मुक्ता से अवांछित तत्वों को आकर्षित करना। ठीक है, आप दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे हर किसी को ये वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।